नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका एसआरसी सेंटर के इस नए वीडियो में। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि पिछले वीडियो में मैं आपको कुछ हिंट दिया था कि फ्रांस में राष्ट्रवाद क्या थे और फ्रांस में राष्ट्रवाद के कारण क्या थे। इसमें मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ कि फ्रांस में राष्ट्रवाद के कारण एवं उसके परिणाम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर आपके यूपी बोर्ड के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझिए कि क्या हमको स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे बनाना है, पेपर में किस तरह से लिखना है कि हमारा एक भी नंबर कटे नहीं। तो मैं आप लोग को इससे पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि जर्मनी का एकीकरण क्या था। इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ फ्रांस में राष्ट्रवाद क्या था। मैं पढ़ाया था राष्ट्रवाद, पिछले वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है देश के उत्थान के विषय में सोचना, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखना, राष्ट्र के लिए सजग रहना। इस सभी प्रकार की जो कृत्य देखने को मिलेंगे, इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। तो इसमें हम राष्ट्रवाद के विषय में समझेंगे कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का कारण क्या था। तो पेपर में आपका जैसे पेपर में आएगा कि फ्रांस में राष्ट्रवाद के कारण एवं उसके परिणाम क्या थे। तो पहला कारण हम आप लोग को पीछे बता चुके हैं हम कि फ्रांस में राष्ट्रवाद के कारण क्या थे, परिणाम क्या हुए। लेकिन इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर में लिखना है कि एक भी नंबर ना कटे, जो कि मेरे प्यारे बच्चे पिछले साल में यानी कि इससे पहले 2025 के जितने भी बोर्ड पेपर दिए हैं उसमें जैसे बताया गया था वैसे देने के बाद से भी आप देख लीजिएगा जिला में 10वां रैंक अपने यहाँ से आया था। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पे रहता हूँ, तो ऑनलाइन पे कम आने के चांस रहता है, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि ऑनलाइन आप लोगों को कंटिन्यूटी देता रहूँ। ऑफलाइन पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा था, लेकिन ऑनलाइन में आपसे वादा कर रहा हूँ कि ऑनलाइन में मैं रहूंगा। समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से जरूर जाके देख लीजिएगा जिला में 10वां रैंक या उत्तर प्रदेश का एक जिला कुशीनगर है, उसमें जिला में 10वां रैंक है अरविंद कुशवाहा। आप जरूर जाके देखिएगा, इसमें वीडियो में उसका बनवाया हूँ, रोल नंबर भी उसी में है, जरूर जाके चेक कर लीजिएगा। तो इसमें मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ सामाजिक। देखिएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य कारण था, पहला कारण लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण। तो सबसे पहले इसको लिखने से पहले हमारे दिमाग में सोच होना चाहिए कि क्या राष्ट्रवाद के कारण क्या थे। तो सन 1789 में फ्रांस में जो राजनीतिक स्थिति थी काफी उथल पुथल देखने को मिला। वहां की शासन व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंक दिया गया और वहां पे लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। समझ रहे हैं ना। सबसे पहले आपको फ्रांस से समझाना होगा कि फ्रांस होता क्या है, फ्रांस को समझाना होगा कि फ्रांस है क्या। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फ्रांस के विषय में लिखिएगा कि फ्रांस है क्या। तो आपको लिखना होगा कि फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है जो कि 19वीं शताब्दी में कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में फ्रांस में राजनीतिक तथा आर्थिक उथल पुथल देखने को मिला था, जिसके कारण वहां पर काफी मात्रा में भेदभाव, असमानताएं, वर्गों का विभाजन आदि देखने को मिला। यही कारण है कि फ्रांस में राष्ट्रवाद पनपा। राष्ट्रवाद को पनपने के लिए महान दार्शनिकों ने बहुत ज्यादा भूमिका निभाई, जैसे रूसो हुए, वाल्टेयर हुए, मॉन्टेस्क्यू हुए। ये सब महान दार्शनिक थे जिन्होंने समाज में परिवर्तन करने के लिए, तानाशाही को खत्म करने के लिए अपनी भूमिका निभाई। तो पहले सबसे पहले अगर आ रहा है कि फ्रांस में राष्ट्रवाद क्या था, तो आपको सबसे पहले कारण देना होगा कि क्या कारण थे या फ्रांस था क्या, फ्रांस की स्थिति क्या थी, फ्रांस में परिवर्तन कैसे हुआ। एकदम जैसे मैं बोल रहा हूँ सेम सेम ऐसे लिखिएगा कि 19वीं शताब्दी के अंत तक फ्रांस में राजनीतिक तथा आर्थिक व सामाजिक अधिक मात्रा में उथल पुथल देखने को मिला। चूंकि समाज कई वर्गों में विभाजित था, जिसके कारण यहाँ पे भेदभाव तथा सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट, युद्ध की भावनाओं को देखकर यहाँ की जनताओं में काफी ज्यादा मात्रा में राजा के प्रति असंतोष था। यही कारण है कि फ्रांस में क्रांति देखने को मिले। लिखा जाएगा फ्रांस में क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण क्या लिखिएगा, पहला कारण लिख सकते हैं फ्रांस में राजनीति के कारण, यानी कि पहला कारण हम लिख सकते हैं। एक मिनट, हम पहला कारण ला रहे हैं। पहला कारण पहला कारण नहीं पढ़ा है क्या।
फ्रांस में है। आइए पहला कारण देख लीजिए। पहला कारण अगर हम बात कर देंगे तो पहला कारण था सामाजिक असमानताएं। सामाजिक असमानताएं यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब फ्रांस, जिस समय फ्रांस अपने चरम सीमा पे यानी कि अपने विकास के सीमा पे था, विकास की सीमा की अगर हम बात कर दें फ्रांस, तो उस समय पहला कारण था, बोले हैं ना कि फ्रांस में क्रांति का निम्नलिखित कारण थे। पहला है सामाजिक असमानताएं। उस समय जो फ्रांस था, यहाँ के समाज 3 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित था। एक था पहला वर्ग यानी कि पादरी वर्ग था, जो कि मैं पिछले वीडियो में विस्तार से पढ़ाया हूं। पादरी वर्ग, पादरी वर्ग। एक था कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग, समझ रहे हैं। एक था मध्य वर्ग जिसको कहते थे, तीसरा वर्ग आम जनता, आम जनता, समझ रहे हैं। इन्हीं को कहते थे लोग मध्य वर्ग या निम्न वर्ग, मध्य वर्ग या निम्न वर्ग। इसी में मध्य वर्ग भी आते थे और निम्न वर्ग आते थे। माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग को पढ़ाया था तो बताया था कि इसमें पादरी वर्ग और जो कुलीन वर्ग थे, इन्हीं को सब सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ अगर कोई उठा रहा था तो कौन उठा रहे थे? पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। जबकि सबसे ज्यादा मेहनत अगर कोई कर रहा था तो मध्य वर्ग कर रहा था, और इसी के साथ साथ कुलीन यानी कि मध्य वर्ग कर रहा था, और निम्न वर्ग जिसको कहते थे लोग। सबसे ज्यादा टैक्स देना, सबसे ज्यादा शोषण का शिकार होना, सब कुछ अगर कोई सहता था तो मध्य वर्ग सहता था। लेकिन समाज में सबसे ज्यादा भूमिका अगर किसी का था तो किसका था? मध्य वर्ग था। यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, डॉक्टर इंजीनियर इसी वर्ग में आते थे। तो आप बताइए, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको सरकार थोड़ा सा भी आपके पढ़े लिखे का अधिकार नहीं देती है तो आप विद्रोह करने पे उतर आते हैं। तो आप सोच कर देखिए, समाज में जो कि फ्रांस की स्थिति थी, वहां पर तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मध्य वर्ग के ही लोग थे, लेकिन उनको भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित किया जाता था। यही कारण है कि यह मध्य वर्ग के लोगों में राजा के प्रति काफी असंतोष था। तो इसमें पेपर में आपको कैसा लिखना होगा कि सामाजिक यानी कि फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग, और तीसरा था आम जनता, जिसे मध्य वर्ग कहा जाता था। तो इसमें आपको लिखना है कि पहले 2 वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। जैसे कि मैं आप लोग को बताया हूं, पहले 2 वर्गों में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग आते थे। तो पहले 2 वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि तीसरा वर्ग को क्या देना पड़ता था? कर देना पड़ता था, और शोषण का शिकार भी यही होते थे। ध्यान से सुनिएगा, शोषण का, देखिए हम पैसे भी दे रहे हैं देश को चलाने के लिए, लेकिन अगर शोषण की बात आ रही है तो हम ही को झेलना पड़ रहा है। तो क्या हम ऐसी शासन व्यवस्था से खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे। सिंपल सा फंडा है कि हम यही कहेंगे कि ऐसी शासन व्यवस्था रहने से क्या मतलब है जिसमें सब कुछ हम ही को करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत हम ही को झेलना पड़ रहा है। ऐसी शासन व्यवस्था को मैं जड़ से उखाड़ कर फेंकने की कोशिश करूंगा। यही जनता भी किए। लुई 16वां को, यानी कि सामाजिक असमानता के कारण लुई 16वां के प्रति काफी असंतोष लोगों में फैला हुआ था, और उसका विद्रोह करना शुरू कर दिए। तो यही कारण है कि क्या हो गया, यहाँ पर कह सकते हैं शोषण का शिकार हुए, जिसके कारण आम जनता ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अगर नेक्स्ट हम दूसरा हेडिंग की बात कर दें तो दूसरा हेडिंग है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट। अब कहा जाता है ना कि पैसा बोलता है, बस बुलाने वाला चाहिए। पैसा बोलता है, बस इसको बुलाने वाला चाहिए। इसी तरह से अगर देश की व्यवस्था को, कानूनी व्यवस्था को चलाना है, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था को चलाना है, तो मुझे पता है कि सबसे ज्यादा धन की आवश्यकता होती है। धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर कानूनी व्यवस्था को चलाना है तो ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आर्थिक संकट क्या था, वहां पर सुनिएगा, मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था तो बताया था कि बंगाल यानी कि वहां पर अकाल पड़े हुए थे। अकाल पड़ा हुआ था 1871 से 78 के बीच में, कह सकते हैं 80 के दशक में बोल सकते हैं कि वहां पर यानी कि फ्रांस में अकाल पड़ा हुआ था। लेकिन लुई 16वां ऐसा तानाशाह शासक था जो जनता की भावनाओं को समझता ही नहीं था। अकाल पड़ने के कारण भी टैक्स को बढ़ाता चला गया। हमारे घर खाने का दाना नहीं है और मैं टैक्स कहां से दूंगा। वहां पे जनता के लोगों में यही था कि हमारे पास खाने के लिए है नहीं, टैक्स अपना शरीर बेच के दें।
बताइए, आप तो सूरा-सूरी के चक्करों में पड़े हुए हैं, अब भोग विलासिता के जीवन में पड़े हुए हैं। ऐसे राजा होना या ना होना क्या मतलब है? यही कारण है कि जनता आर्थिक संकट से जूझ रही थी। और जहां पर आर्थिक संकट आता है, भूख का संकट आएगा कुछ सहा जा सकता है, आर्थिक संकट आएगा तो लोग परेशान हो जाते हैं। समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं मार ताल काट माल देखने को मिलता था। तो उसी तरह से आर्थिक संकट एक ऐसी संकट थी जो सबसे ज्यादा फ्रांस को कमजोर किया। फ्रांस की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर हो चुकी थी। पहला इसमें ध्यान से देखिएगा कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था क्या हो चुकी थी, बेहद कमजोर हो चुकी थी। क्यों कमजोर हो चुकी थी? क्योंकि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में सहायता देने, यानी कि जो फ्रांस का लुई 16वां था, उस समय अमेरिका में गृह युद्ध छुड़ा हुआ था, यानी कि कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो फ्रांस ज्यादा मात्रा में फंडिंग कर दिया था अमेरिका को स्वतंत्र कराने में। तो इसमें और वो राजा कैसा था, विलासिता का जीवन, विलासिता पूर्व जीवन शैली और युद्धों के कारण फ्रांस पर भारी कर्ज हो गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब युद्ध छिड़ा था अमेरिका में, तो उस समय फ्रांस ने जाकर अमेरिका का सहायता किया कि मैं आपको स्वतंत्र कराऊंगा। अपनी घर की स्थिति तो देखे नहीं जा रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वह दूसरे के घर में जरूर झांक कर देखेंगे कि क्या होने वाला है। जैसे कि पाकिस्तान को ले लीजिए, अगर भारत कहता है मुझे छींक आ रहा है, तो हमारे छींकने से पहले वो छींक देता है। समझे? तो सेम टू सेम यही हुआ। उस समय बहुत समृद्ध फ्रांस था और ब्रिटेन था, अमेरिका उतना समृद्ध नहीं था, लेकिन अमेरिका का साथ देने के लिए फ्रांस उतरा, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को भूलकर दूसरी की अर्थव्यवस्था को संभालने में लग गया। यही कारण है कि जनता में ज्यादा असंतोष था। चलिए सहायता किया कोई बात नहीं, लेकिन ये ससुरा यहाँ की जो बातें कर रहा है, भोग विलासिता जीवन पूर्ण शैली, मतलब कह सकते हैं जहां पे लड़की भी रहे, दारू भी रहे, शराब भी रहे, हर एक चीज रहे, मतलब पूरी भौतिक सुख सुविधा, किसी चीज की कमी नहीं था लुई 16वां के पास। अगर कमी होता भी था तो करों को बढ़ाकर अपनी कमी को पूरा कर लेता था। उसी तरह से पहला दूसरा कारण हो सकता है आर्थिक संकट। तीसरा कारण हम लिख सकते हैं, तीसरा कारण लिख सकते हैं, आइए तीसरा कारण लिख सकते हैं राजनीतिक कुशासन। राजनीतिक कुशासन, ध्यान से सुनिएगा, राजनीतिक कुशासन का मतलब यह था कि लुई 16वां एक तानाशाही शासक था, उसके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं था। समझ रहे हैं? और तानाशाह किसे कहते हैं या तानाशाही शासन व्यवस्था कैसे कहते हैं कि इसका परिभाषा क्या हो सकता है? तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसके ऊपर किसी दूसरे व्यक्तियों का कोई अंकुश न हो, सॉरी, ऐसी शासन व्यवस्था को तानाशाही शासन व्यवस्था कहते हैं। तो लुई 16वां तानाशाह एकदम पूर्ण तानाशाह था, बस मैं ही मैं, बाकी किसी का नहीं चलेगा, जो मैं बोल दिया मैं बोल दिया। समझ रहे हैं? महेशमती वाला आप देखे ना, बोलती है कि जो मैं बोल दी वही कानून मेरा वचन ही मेरा शासन है। उसी तरह से ससुराई पहले ही से महेशमती को देख चुका था लुई 16वां। तो राजनीतिक कुशासन था इसका। तो राजनीतिक कुशासन था, राजा लुई 16वां कमजोर और अदूरदर्शी शासक था। अदूरदर्शी का मतलब ये हो रहा है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना, तो सोचते होंगे सर हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, पुलिस बनेंगे, जो भी आप लोग सोचते होंगे, अच्छे किसान बनेंगे। किसान को क्यों नहीं, सबसे ज्यादा पैसा तो किसानी में है, लेकिन करने वाला चाहिए। तो किसान बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे। तो बिजनेसमैन आपका एक सोच है ना, उसी की सोच के हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे, जिसमें जो आपको आगे चलकर फायदा करेगा। अगर मान लीजिए कि आप विदेशी डेलीगेट बनना चाहते हैं, तो विदेशी में यानी कि इस सब चीजों में ज्यादा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो तभी संभव हो सकता है ना जब आप लंबी सोच रखें, उसी के हिसाब से आप मेहनत करेंगे। तो जो ही लुई 16वां था, इसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, ये नहीं सोच पाता था कि हमको कहां तक सोचना है, यानी कि हम अगर कोई कदम उठा भी रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। लुई 16वां इतना सोचने वाला व्यक्ति नहीं था। ये जब नहीं सोचेगा तो आप बताइए ना जी, कौन परेशान करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पर जब सोच ही नहीं रहा है लंबा, तब तो गया ना, यही बढ़ा गया। उसने जनता की समस्याओं का अनदेखी किया और सुधारों में रुचि नहीं लिया। यानी कि हम अगर आपके पास शिकायत लेके आए, हमारे यहाँ का विधायक जी हैं, उनके पास शिकायत लेके हम गए और हम जाके फर्रा दिए, तो विधायक जी कह रहे चुनाव आ गई, सथवा दे दियो। आप बताइए, आप हमारी समस्याओं को सुनेंगे तभी तो हम आपके साथ रहेंगे जी, नहीं सुनेंगे तो कैसे रहेंगे? तो वही किया, यह आया और किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक और आर्थिक सुधार किया ही नहीं।
सामाजिक असमानता में कोई सुधार किया ही नहीं। और पहला नंबर युद्ध भी कर रहा था तो एकदम कोनो बुआ का लड़का है सैनिक बना दिया है, वो भी सैनिक में मुखिया बना दिया है। अब बताइए उसके पास युद्ध की कुशलता है नहीं, कुशल शासन सैनिक उसके पास है नहीं, तो युद्ध में क्या जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। इसलिए कहा जाता है पढ़ाई को करने से पहले रणनीति बनाइए कि अगला रणनीति क्या होगा कि जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सके। आइए लुईस सोलाहमा का क्या हो गया, तो यह अनदेखा कर दिया, सुधारों में कोई रुचि नहीं लिया, जिसके कारण गया, इसका उम्फो कर दिया गया। आ रही उसके बाद से आ जाएगा प्रबोधन काल। प्रबोधन काल ही एक ऐसा काल था जिसमें लोगों को ज्यादा जागरूक करवाया गया था। प्रबोधन काल, प्रबोधन काल मतलब हो जाएगा जिसमें कह सकते हैं महान दार्शनिकों द्वारा अपनी भावनाओं को रखना, अपनी वाणी को रखना, लोगों को या तो लिख कर समझाना, या तो गा कर समझाना, या तो बोल कर समझाना प्रबोधन काल में आता था। उस समय मैं आपको बताया हूं कि रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना के लिए विचार फैलाए। इससे जनता में जागरूकता और विद्रोह की भावना बढ़ी। समझ रहे हैं ना? जैसे कि आप लोग का आया था जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। इसमें एक ऐसे व्यक्ति का जो भारत आने वाला था उसकी स्वागत में गीत गाया गया था। और जब भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उस समय गीत गाया चला था वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम। तो आप सोच कर देखिए कि वंदे मातरम यह गाना आप खुद सुनते होंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। समझ रहे हैं? रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। तो यह ऐसी चीज है, या ओए माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहती है, तू कहती थी तू चांद है मेरा। समझ रहे हैं ना? तो इसमें इस गाने को सुनकर इतना ज्यादा देश प्रेम की भावना उत्पन्न होता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर मिटूंगा। उसी तरह से रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने राष्ट्रवाद के लिए इतना ज्यादा लोगों के सामने परोसा, जिसके कारण लोगों की जनता में खून, वही कहा जाता है कि वह खून नहीं पानी है जो अपने देश के काम न आए। तो इसमें वह ऐसे ऐसे शब्द लिखे थे जिसको सुनकर मानो कि एकदम रुआ कनकना जाता था कि अगर हम देश के उत्थान के विषय नहीं सोचेंगे तो हमको राजा या इस देश का नागरिक कहने का कोई अधिकार नहीं है। सन 57 की जो आप लोग सुने होंगे झांसी रानी की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आप सोच कर देखिए कि एक लड़की के विषय में कैसे वर्णन किया जाता है। अभी अभी हम लोग में पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे लोग मेवाड़ मुकुट आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि राणा की पुतली पर फिरी नहीं तब तक चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पर गए हवा का पाला था। तो इसमें वीरता का भावना, जहां पर वीरता की भावना उत्पन्न होती है वहां पर उसी तरह से रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू या ऐसे महान दार्शनिक थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को यह समझाने की कोशिश किया कि क्या देश, कैसा जीवन जी रहे हो, यह ऐसा जीवन हम लोग का नहीं है जैसे तुम लोग जी रहे हो। उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति से पहले रुको मत, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि अगर अपने लक्ष्य को खोकर तुम जी रहे हो, जीना हो क्या जीना जिसमें कोई लक्ष्य ना हो। समझ गए ना? तो ऐसे ऐसे बातों को कहकर लोगों को ये क्या करते थे, एकदम जागरूक किए। और उस जागरूकता का कारण ऐसा मिला कि सामाजिक सुधार देखने को मिला। उसमें क्या हो जाएगा, असफल आर्थिक सुधार और कर व्यवस्था। लुई यानी कि कह सकते हैं लुई 16वां एक ऐसा आर्थिक व्यवस्था रखता था, राजा के द्वारा किए गए कर सुधार असफल रहे, आम जनता पर कर का बोझ अधिक था जिससे असंतोष फैला हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात कर दें भूखमरी, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भूखमरी। आइए आपसे क्या है ना कि 1971 के समय में, 1970-71 के समय में वहां पे भूखमरी पड़ा हुआ था। माय डियर स्टूडेंट आप देखिएगा हेडिंग भी आ गया कि भूखमरी और महंगाई। तो क्या था, 1970 के दशक में फसलें खराब हो चुकी थी, सॉरी 1780 के दशक में फसलें क्या हो गई थी, खराब हो चुकी थी, जिससे अनाज की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। जो अनाज 10 रुपए मिलते थे वह अनाज 200 रुपए किलो हो गए थे। क्या आम जनता इसको सह पाएगा? क्या आम जनता इसको ले सकता है? नहीं ले सकता है। जनता को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। क्या ऐसी शासन व्यवस्था आपको चाहिए? नहीं। जनता ने इस शासन व्यवस्था को उखाड़ने के लिए सोचा। उसके बाद से
कहा गया कि एक काम कीजिए कि राजा को बुलाइए कि राजा किसी तरह से हमारी समस्याओं का समाधान करे। भाई अरे हम इतना गरीबी से झेल रहे हैं, खाना सही से नहीं मिल रहा है, राजा को कई टाइम से दे रहे हैं लेकिन फिर भी खाने के लिए तरस रहे हैं। कैसी शासन व्यवस्था है? ऐसी शासन व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। तो यही कारण है कि यानी कि स्टेट जनरल की बैठक और राष्ट्रीय सभा का गठन कर दिया गया। एक समय की बात है कि राजा यानी कि लुई 16वां को बुलाया गया कि आप आइए हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। लुई 16वां सन 1789 में जब राजा ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई तब तीसरे वर्ग ने राष्ट्रीय सभा का गठन कर क्रांति का बिगुल फूंक दिया। जब स्टेट जनरल की बैठक राजा बुलाया तो उस समय सभी जनताओं को असेंबली में खड़ा कर दिया गया, खुद बैठ गया और सबसे क्या बोला कि मैंने सुना है कि आप लोगों ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। अगर ऐसा षड्यंत्र आपने रचा तो याद रखिएगा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और एक ना एक दिन आपको इस परिणाम का दुष्फल देखने को मिलेगा। और ये कहकर और कहा कि मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप ऐसे गलतियां ना करें और यह कहकर असेंबली से तुरंत वह बाहर निकल गया। आप बताइए असेंबली वहां पे स्टेट जनरल के पास सब कोई गया था इस उम्मीद से कि ससुरा हम लोग को खाने पीने की व्यवस्था करेगा, कर में छूट करेगा, अकाल पड़ा हुआ है कम से कम अकाल से कुछ राज्य कोष से हमें कुछ देगा खाने पीने के लिए, हम लोग की अकाल की स्थिति सही हो जाएगी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। जब ऐसे देखने को नहीं मिला तो जनता ने राजा के खिलाफ बास्तिल नामक स्थान पर जो युद्ध का कह सकते हैं युद्ध के लिए हथियार रखे गए थे उस बास्तिल पर आक्रमण किया और पूरे बास्तिल को जीतकर लुई 16वां को हराया और हराने के बाद से चौराहे पर लुई 16वां को फांसी दे दी गई। तो इस तरह से फ्रांस में लुई 16वां का अंत हुआ और एक लोकतंत्र का स्थापना हुआ। समझ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट? मैं आप लोग को इसमें बताना चाह रहा हूं कि अगला वीडियो में लेकर आने वाला हूं इटली का एकीकरण। उसके बाद से मैं पढ़ाऊंगा या जो मतलब कह सकते हैं कि चरित्र चित्रण इसमें भी आता है कि उनके विषय में लिखिए। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, एक मिनट, कि हमारे भैया ने एक बहुत अच्छा मुक्तक लिखा है। शायद आप लोग को मुक्तक सुने नहीं होंगे लेकिन मैं आप लोग को सुनाना चाहूंगा। यह मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग को दिखा रहा हूं। बस एक मिनट। उन्होंने लिखा है कि कहाँ कुछ कहल जाता सब कुछ सहल जाता, बोली पर पाबंदी बा चुपचाप रहल जाता। कहाँ कुछ कहल जाता सब कुछ सहल जाता, बोली पर पाबंदी बाटे चुपचाप रहल जाता। दर्द पुरनका उठल बा पुरवा खूब बहल जाता, सगरी देवल उम्मीद के बेमौसम ही ढहल जाता। के पोड़ के गिनती करे, पोड़ मतलब जो बांस होती है तो बांस में 1 2 3 4 करके खाने आते हैं। तो के पोड़ के गिनती करे बांसे जब बहल जाता, दुख बीमारी होत बात पटीदार के खूबे लहल जाता। आपको पता है, आप अगल बगल में होंगे तो आप लोग जरूर देखते होंगे लोग कि अगर आपके घर में मार झगड़ा चाहे कुछ कोई बोल ठोल हो रहा है तो पटीदार खूब मजा लेता है। तो इसीलिए उन्होंने लिखा था कि दुख बीमारी होत बात पटीदार के लहल जाता, ए जिंदगी रोज तहरा के महिया निहर महल जाता। कहाँ कुछ कहल जाता सब कुछ सहल जाता, कहाँ कुछ कहल जाता। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।